अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, खुशो खुरम होंगे। और क्यों नहीं होंगे भाई, मेरा तो वीकेंड बड़ा अच्छा रहा। वो इस तरह से कि मुझे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमारे पाकिस्तान के फ़नकारों की बहुत ज़बरदस्त झिलमिलाती हुई वीडियोस देखने को मिली, जिसे देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। और यकीन जानिए, सैलाब में जो मुतासरा लोग हैं, मैं बिल्कुल उनको भूल चुकी। इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे फ़नकारों ने इतने खूबसूरत लिबास पहनकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। कितनी आसानी से हम लोग ब्लेम करते हैं हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को, कि इनको आवाम की किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं है, ये बस अपनी ही कुर्सी की सियासत कर रहे हैं। बट यू नो व्हाट, वी डिज़र्व दिस। मेरे ख्याल से हम यही डिज़र्व करते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम खुद से क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या। और ऐसे में अगर हमारे एक्टर्स की बात की जाए तो आप देखेंगे कितने अच्छे तरीके से सब लोग मौजूद हैं, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं अवार्ड सेरेमनी। कोई सैलाब मुतासरीन की मदद को नहीं पहुँचा, जबकि ऐसे मौके पर बाहर की जो दुनिया है वो पाकिस्तान पहुँच गई। सिवाय हदीका कयानी के शायद वहाँ पे कोई सितारा पहुँचा हो, लेकिन झिलमिलाती हुई, जगमगाती हुई दुनिया में सब लोग पहुँच गए। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। ब्लेम करना बड़ा आसान है, लेकिन जहाँ पर खुद जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो मेरे ख्याल में से हमें से कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा इमोशनल या जज्बाती नहीं होते। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पाकिस्तान की T20 मैचेस की डबल सेंचुरी हारिस रऊफ ने यादगार बना दी। शाहीन कब तक दिलों के साथ खेलते रहेंगे? इसहाक डार की वतन वापसी। वजीर आजम हाउस का डेटा किसने लीक किया? क्या मरियम नवाज सरकारी मामलात में मदाखलत कर रही हैं? और मरियम औरंगजेब PTI गर्दी का शिकार। इमरान खान का इन स्विंग यॉर्कर से मिडिल स्टंप उड़ाने का ऐलान। क्या कप्तान एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं? वजीर आजम के वक्त पर तहरीक इंसाफ की तनकीद। कौम का कितना पैसा जाया हुआ? हकीकत हम बताएंगे आपको आज न्यू पाकिस्तान में। प्यूटिन का जंगी जनून। मॉस्को में एहतजाजी मुजाहिरे फूट पड़े। यूरोपीय एटमी जंग की जानिब बढ़ रहा है क्या? शाहनवाज के हाथों बीवी का हौलनाक कत्ल। अयाज अमीर गिरफ्तार। क्या नूर मुकद्दम के बाद सारा को इंसाफ मिल पाएगा? एक तरफ सैलाब से बदहाल अवाम, दूसरी जाने पाकिस्तानी अदाकारों का कनाडा में अवार्ड शो। सोशल मीडिया पर तनकीद सही या गलत, फैसला आपके हाथ में। और इसके अलावा कुछ प्रोग्राम में होंगी इंटरेस्टिंग वीडियोस, किचन में भी नए नए जायके आपसे मुतारिफ करवाएंगे, कुछ डिशेज उनकी रेसिपी भी आपके साथ होंगी। बहरहाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे दुनियाई क्रिकेट से। कौमी क्रिकेट टीम 200 T20 मैचेस खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। वहां शाहीनों ने गुज़श्ता रोज का मैच जीतकर 122 T20 मैचेस में फतह हासिल करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया है, जबकि 70 में उन्हें नाकामी का भी सामना करना पड़ा। सईद अजमल और उमर गुल की शानदार बॉलिंग से T20 सफर का आगाज करने वाली शाहीनों को आज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे हीरे मुयस्सर हैं। लेकिन कौमी क्रिकेट टीम की एक आदत 200 T20 मैचेस में भी क्या कहें कि ना बदल सकी, और वो आदत है जज्बात के साथ खेलने की। हर लम्हे आवाम को, क्रिकेट फैंस को हार्ट अटैक करवाने की। कौमी क्रिकेट टीम ने गुज़श्ता शब भी कुछ ऐसा ही किया, जब शायकीन क्रिकेट मायूस होकर टीवी बंद कर चुके थे कि अब बस मैच हाथ से निकल चुका है, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी, फैसला तकरीबन हो चुका था। एन उसी लम्हे शाहीनों ने अपने रिवायती खेल का मुजाहिरा करते हुए मैच का पासा ही पलट दिया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की स्लो तरीन इनिंग्स, खुशदिल शाह की मायूस कुन बैटिंग के बावजूद शाहीनों ने वो कर दिखाया जिनकी उनसे तवक्को थी। इंग्लैंड से सीरीज बराबर करने के बावजूद शाहीनों की कारकर्दगी पर संजीदा सवालात उठ चुके हैं, जिनका जवाब टीम मैनेजमेंट को बहरहाल देना होगा। और क्या इसी फॉर्मेट के साथ, इसी कारकर्दगी के साथ आगे बड़े मार्के में हम कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे खेलेंगे, कैसे जाएंगे, और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद जमशेद साहब, साबिक क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। कल के मैच की बात कर लेते हैं। मैच के दौरान 28 डॉट बॉल्स, 63 सिंगल्स,
तो ये किस तरह का T20 फॉर्मेट खेला जा रहा है? ऐसा लग रहा था कि जैसे शाहीन टेस्ट क्रिकेट खेल रही है या फिर वनडे मैच देख रहे हैं हम? अगर बात करें ओपनिंग स्टैंड की तो वो तो बिल्कुल आइडियल, किसी भी टीम के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म था। T3 में कोई विकेट नहीं गिरी। अब आपने देखना है कि जो आपका अगले प्लेयर्स हैं वो उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करते हैं। हाँ, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम कि आप 9 और 10 रन के स्ट्राइक रेट से स्टार्ट करते हैं, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो 9 पे चला जाता है, फिर 8 पे चला जाता है। बस इसको आपने इम्प्रूव करना है कि 9 को 10 पे, 10 को 11 पे लेके जाना, बस इतना फर्क है, चीजें ठीक हो जाएंगी। और रही बात, आपके पास उस तरह का बैकअप नहीं है। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए और इंग्लैंड के लिए जो टीम अनाउंस हुई है, हम सबको उसको बैक करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बड़ी मुश्किल में ये ट्रेवल करेंगे और हर वक्त प्रेशर में रहेंगे। हमें इनको अब सपोर्ट करना है। और रही बात के आगे जाके जो वर्ल्ड कप में भी जो आपकी टीम है, उसने भी यही टीम है जो आगे जाके खेलेगी। तो ऑब्वियसली अभी आपने खुशदिल की बात की, आपने शान मसूद की बात की। शान मसूद ने तो पिछले मैच में 50 किया, लेकिन एज ए कैप्टन मैं समझता हूं कि बाबर को ये चीज, और खास तौर पे कोच को ये चीज पता मुजाहिद साहब, हमें जरा इमरजेंसी ब्रेक पे जाना पड़ा है, ब्रेकिंग न्यूज पे शेयर करनी है। क्रिकेट के हवाले से एनालिसिस, मजीद इस पर डिस्कशन भी करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाजरीन आपको प्रोग्राम में दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, ब्रेक से पहले मुजाहिद जमशेद साहब, फॉर्मर क्रिकेटर, उनसे हम बात कर रहे थे और वो यही बात कर रहे थे कि हमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको इस वक्त सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बड़े अमाल का ऑब्वियसली आने वाला है, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पर उनकी स्ट्रेंथ की बात होती है, वहीं पर वीकनेस के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। एक मरतबा फिर से मुजाहिद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अच्छा सर, ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि वहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि कल के जो मैच की परफॉर्मेंस थी उस पर आप थोड़ा सा तज्जिया दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए मैं बात कर रहा था कि आपका एक्सपो जो होता है ना, एक वीकर पॉइंट, उस पे आपको बड़ा क्रिटिकल नजर रखनी पड़ती है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें लैग कर रहे हैं कोचेस और कप्तान, कि आपका जो सबसे वीक लिंक है वो है आपके जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, उनकी फॉर्म कैसी है। अगर हम फॉर्म की बात करें, वैसे तो क्रिटिसिज्म हम जितना भी मिडिल ऑर्डर है उस पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें से आपने एक दो ऐसे प्लेयर्स ढूंढने होते हैं, क्योंकि ओपन तो आपको अच्छा स्टैंड दे रही है, उसके बाद आपका एक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे प्लेयर को आप नंबर 3 पे या नंबर 4 पे भेजें जो आके आपका मोमेंटम ब्रेक ना करे। तो हमने यहाँ पे बार बार रिपीटेबल बेस पे मोमेंटम ब्रेक होते हुए देखा है। इस चीज पे थोड़ी सी वर्कआउट करने की जरूरत है। बाकी आपके ओपनर्स थोड़ा सा और एक्सीलरेट करना चाहिए, और जो 50-60 रन करके इनको आदत बन गई कि विकेट थ्रो करके चले जाना, एक प्लेयर को एंड तक खेलना पड़ेगा। तो ये दो ऐसे वीक लिंक है जहां पे आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी बेहतर तैयारी के साथ आप वर्ल्ड कप के लिए। मुजाहिद साहब, गुज़श्ता कई दिनों से, कई हफ्तों से सबसे ज्यादा जो ज़ेरे तनकीद आ रहे हैं बाबर आजम साहब और रिजवान पर बहुत तनकीद हो रही है। अब जो एक नया इल्जाम इन पर लगा है, मैं शेयर करती हूँ और आपका कमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। कहा यह जा रहा है कि वो टीम के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी रैंकिंग को मजीद बेहतर करने के लिए प्ले कर रहे हैं। कितनी सच्चाई मालूम पड़ती है आपको इन इल्जामात में? दुरुस्त है ये इस तरह से बात करना भी, या इसमें हकीकत हो सकती है? मैं एज ए क्रिकेटर इस चीज पे कभी भी बिलीव नहीं करता। आप बेसिकली जो आपके मिडिल ऑर्डर है उससे आपका ट्रस्ट उठ गया होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको लंबा खेलना पड़ता है, और उसमें लगता यही है कि ये सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन कई दफा आपको आपकी बैटिंग स्टाइल जो है ना वो एक्सेलरेट करने का, वो आपके पास उस तरह का मोमेंटम नहीं बन रहा होता कि आप 50 जब करते हैं उसको 80 तक, जब आप 15 बॉलों में 30 रन करने की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अगर आपको मिडिल ऑर्डर सपोर्ट करता हुआ तो पहले 6 ओवरों में 60-70 रन करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक सडन फियर छुपा हुआ है कि अगर ओपनर आउट हो गए तो नीचे से कोलैप्स होना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये वो 2-3 की फैक्टर्स हैं
जिनको बाबर आजम और रिजवान कैरी करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा मॉडर्न क्रिकेट के मुताबिक नहीं है। तो ये चीजें कोच को, कप्तान को अब देखनी पड़ेगी कि आपके पास 2-3 मिड ऑर्डर में बैट्समैन होने चाहिए जो आपकी जो मोमेंटम ना ब्रेक करें। हमने मोमेंटम को बार बार ब्रेक होते देखा है, तो मोमेंटम की बहुत वैल्यू होती है T20 क्रिकेट में, क्योंकि नॉन स्टॉप क्रिकेट। कल देखें, अगर बात करें, कल 5 रन चाहिए थे, 12 बॉल थे, 3 विकेट लिए हमने। इस तरह का मोमेंटम चाहिए कि आपको हर वक्त जोर लगाना है, ये नहीं कि आप फंसे हुए जोर लगाएं, आपको हर वक्त जोर लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश तो हर वक्त की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो परफॉर्मेंस सामने आई, क्या इसके बाद अब पाक इंग्लैंड सीरीज ऑब्वियसली बराबर हो गई, तो इस टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, और क्या ट्रॉफी वतन वापस पहुंचेगी? जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके दिल में ये सवाल अब उभर कर सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद जमशेद साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो नाज़रीन, गुज़श्ता शब जहाँ कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बका की जंग लड़ रही थी, एन उसी लम्हे इंग्लैंड में इंग्लिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान का वकार मजरूह किया जा रहा था। मर्दो खवातीन का एक जत्था वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को घेरे हुए था। मैं चाहूंगी वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूं जिन लोगों ने नहीं देखी है, और उसके बाद गुफ्तगू को भी खैर आगे बढ़ाएंगे। जरा वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे मजीद बात करती हूँ। जी, आप ही देख सकते हैं कि यहाँ पर मरियम औरंगजेब को घेरे हुआ है, उन्हें गालियाँ यहाँ पर दी जा रही थी। मैं अनफॉर्चुनेटली प्ले भी नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं सकती कि किन अल्फाज से इनको पुकारा जा रहा था। अच्छा, अब आप अगर मरियम औरंगजेब साहिबा को देखें तो बड़ी खामोशी से, चेहरे पर इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी कौम के दिल इन खातून ने जीत ली हैं। गुज़श्ता शब के वाक़े ने हमारी जो सियासी रवैयों पर भी कई सवालात खड़े कर दिए। क्या हम सियासी इख्तलाफात में इखलाकियात को भूल चुके हैं, खो रहे हैं? क्या ये रवैया जहनी माजूरी की इलामत नहीं आप लोग समझते? क्या ये रवैया जो कि हुआ, ये क्या दुरुस्त था? अच्छा, दूसरी जानिब जहां पर मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ ये वाकया पेश आया, वहीं पर दूसरी जानिब लंदन की सड़कों पर इखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा था। वहीं शहर लंदन में पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए बड़े फैसले किए जा रहे थे। नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत लंदन में अहम पार्टी इजलास के दौरान मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। उसके बाद सेनेटर इसहाक डार को वजीर खजाना के लिए नामजद किया गया, जो कि चहमगोइयाँ और ख़बरें बहुत देर से गर्दिश कर रही थी। बिलाखिर ऐसा हो चुका है, और साबिक वजीर खजाना 5 बरस के बाद एक मरतबा फिर से मुल्की मईशत की बाग दौड़ संभालेंगे। इसहाक डार अब एक ऐसे वक्त में वजारत खजाना का कलमदान संभालने जा रहे हैं जब पाकिस्तान में मुल्की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है। अच्छा, इस हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त एक और मामला जो कि मुल्क में ज़ेरे बहस है, और वो मामला है वजीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स के हवाले से। अच्छा, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है कि ये गुफ्तगू किसने रिकॉर्ड की, पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है? और तहरीक इंसाफ का दावा है कि वजीर आज़म हाउस की 2-4 ऑडियोज नहीं बल्कि 100 घंटों की ऑडियोज डार्क वेब पर मौजूद हैं। अगर ये दुरुस्त है तो ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई? ये बहुत सारे सवालात हैं कि जो जन्म ले रहे हैं। बहरहाल गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और इसी पर एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब। बलोच साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, अली गौहर साहब, कि आपने टाइम निकाला। मैं सबसे पहले इस वीडियो की बात करना चाहूँगी जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, मरियम औरंगजेब के हवाले से। ये रवैया बड़ा ही गलत है, बहुत ही गलत तासुर जा रहा है पाकिस्तान की इमेज के, रिप्यूट के हवाले से, चाहे आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है उनके साथ भी इस तरह का वाकया पेश आए, या किसी भी जमात के साथ। कितना शर्मनाक ये वाकया आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नबीहा, इत्तेफाक ऐसा है कि आप भी मतलब है कि एक खातून हैं और एक वर्किंग लेडी हैं, और इस वक्त भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जो खवातीन प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ जो है वो फील्ड में आकर भी ड्यूटीज करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी तो बहुत कदर होनी चाहिए, और वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी शोबा से हों, और उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही एक अफसोस और दुख की ये बात है कि इमरान अहमद नियाज़ी साहब, जिन्होंने कि पाकिस्तान की मईशत का जनाजा तो निकाला ही था, पाकिस्तान की सियासत का जनाजा तो निकाला ही था,
लेकिन साथ ही साथ अब इस कौम की इस्लाहियात का जनाजा भी निकाल रहे हैं। ये वही माइंड सेट है जिनको ट्रेनिंग देकर देखें। वाकई मरियम औरंगजेब का मतलब है कि वो तो इंतहाई अफसोस है कि उनको चंद मतलब है, मैं कोई गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह से कि गली में कोई आपने देखा हो कि कई दफा हम चूंकि रूरल एरिया में रहते हैं, कई दफा कोई चीजें बेचने वाले लोग रेडी लेकर आ जाते हैं, सदा लगाते हैं, तो उनके पीछे गली के कुत्ते लग जाते हैं और वो खामोशी से अपना काम करता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह मरियम औरंगजेब ने तो बड़ी दलेरी, बहादुरी और बड़े सब्र का, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और मरियम आई मस्ट से हैट्स ऑफ द लेडी मरियम औरंगजेब के लिए, आई मस्ट से। और यहाँ पर किसी जमात की या पार्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करती चलूँ, मैं बार बार कह रही हूँ किसी भी जमात से किसी का भी ताल्लुक हो, मर्द हो खवातीन हो, बिल्कुल जेब नहीं देता, बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मुल्क से बाहर हो और इस तरह का रवैया, इस तरह की रविश अपनाया जाए और किसी को तजलील करने की कोशिश की जाए। ये रवैया हमें तर्क करना होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहरहाल टाइम कम है चूंकि अली गौहर साहब, तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं बिल आखिर, क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत को, क्या बेहतरी कर सकेंगे वो पाकिस्तान के लिए, मैशत के लिए? देखिए, इसहाक डार साहब ने जो 2013 से लेकर 2018 तक का टेन्योर था, उसमें इसहाक डार साहब की मतलब है कि मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान उनके तजर्बात से और उनकी खिदमात से मुस्तफीद हुआ है और उन्होंने ये साबित किया कि उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर उस दौर में बड़ा मुस्तहकम किया। और आपने देखा कि 2013 में उस वक्त की सूरत-ए-हाल ये थी कि हमारा उस वक्त की जो शरह थी, मतलब है कि महंगाई की, वो जब हमने हुकूमत ली तो बहुत ज्यादा थी। 24 घंटे की लोड शेडिंग थी, डॉलर उस वक्त भी अंडर प्रेशर आया था। बल्कि एक मैं वाकया आपको छोटा सा कोट करूंगा कि एक दफा 100 से कुछ ऊपर डॉलर गया तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि अगर ये 100 पर डार साहब वापस लेकर आ जाएं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा लहराया भी था लाहौर में एक जलसे के अंदर। डॉलर 100 पर आ गया था, डार साहब लेकर आ गए थे, लेकिन शेख रशीद साहब का इस्तीफा नहीं आया था। तो बहरहाल जिस मईशत में 24 घंटे की लोड शेडिंग हो, वहां पर लोड शेडिंग का खात्मा, ज़रबे अज़्ब जैसी, जहां पर मतलब है कि वो भी हमारे उन्हीं दिनों, वो भी हमारे पाकिस्तान के सर के ऊपर ही खर्चा था जब हमने दहशतगर्दी का सामना किया और उसको कंट्रोल किया। उसमें भी फंड जो था वो तो इन्हीं के तजर्बात से मुल्क को मिला। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रही तो वो इन्हीं की खिदमात की वजह से रही। और उसके बाद सी पैक जैसे प्रोजेक्ट आए तो यही वजीर खजाना थे जो चाइना और बाकी लोगों को मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत, उनकी मशावरत के साथ ये मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक इन्होंने मेहनत की तो पाकिस्तान उन बहरानों से निकला। उस वक्त भी हम बहरान में थे, लेकिन अफसोस ये है कि नून लीग की जब हुकूमत आती है वो मेहनत करके जो है वो मईशत को भी ठीक करती है, सियासत को भी ठीक करती है, अखलाकियात की कदरें भी दोबारा सेट करते हैं, लेकिन फिर ये मुल्क उन मुसल्लत शुदा लोगों के हवाले कर दिया जाता है जो कि RTS सिस्टम बंद करके आते हैं, जो मुल्क के खजानों को भी लूटते हैं, लेकिन इनका एहतसाब नहीं किया जाता। जो मुल्क की सियासत में रंगे हाथों डस्का में वोट चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं। अली गौहर साहब, अब चूंकि ऑडियो लीक्स का भी मामला है, मैं अपने इंट्रो में भी उसका तस्करा थोड़ा सा कर चुकी हूँ, यकीनी तौर पर आप भी पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं, ऑडियो लीक्स का मामला, कोई ताल्लुक है इनमें, कोई किसी किस्म का कनेक्शन आप समझते हैं है? देखिए, बात यह है कि ऑडियो लीक्स जो हैं वो एक अलग चीज है। इसहाक डार साहब तो कोई होता है हिडन पैगाम समटाइम दिया जाता है, इस तरह की ऑडियो लीक्स जब किसी हैपनिंग पर सामने आती है तो एक इनडायरेक्ट मैसेज भी सामने आ जाता है। एक बात से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं और ये जो चीजें हैं, ये पाकिस्तान की सियासत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ पर RTS सिस्टम के जरिए वोट भी चोरी किया जाता है। यहाँ पर हर पॉपुलर लीडरशिप का जो है आवाज दबाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन बात यह है कि बहरहाल डार साहब आ रहे हैं। डार साहब जो है हमारे सियासी जो मुखालफीन है वो तो बड़े प्रोपेगेंडे करते हैं, लेकिन अगर वो आएंगे तो कानून और आइन के मुताबिक आएंगे, चाहे मुकदमा। अली गौहर साहब, सियासी मुखालफीन की भी ऑडियो लीक्स हो रही हैं, ये तर्ज, ये रवैया, ये कल्चर ऑडियो लीक का होना, ये कितना खतरनाक हो सकता है मुल्क की सियासत के लिए, मुल्क के लिए? इस पर तो कमीशन बनना चाहिए।
इन ऑडियो लीक्स, जितनी भी ऑडियो लीक्स हैं, इनकी पहली बात तो ये है कि ऑडियो लीक्स का जो ये किसी को राइट नहीं है कि किसी की प्राइवेसी जो है वो मतलब है कि उसमें मुदाखलत की जाए। यहाँ पर तो ये कंप्लेंट तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी की है। ठीक, इस पर देखे ना, लेकिन इस पर अली गौहर साहब, इसको आपको सोचना है, विफाक को सोचना है, हुकूमत को सोचना चाहिए इस पर कि अगर ये लीक्स हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं तो पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों है? वजीर आजम हाउस हो, कोई पार्टी का इजलास हो, काबीना का इजलास हो, ऑडियोज मंजर आम पर आना कितना डैमेजिंग हो सकता है और इस पर अभी तक क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमती जमातों को हदफ तनकीद बनाया। साथ ही उन्होंने मर्जी की तकरीरों को बचाने की, मर्जी की तकरीरों की बजाय मेरिट को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इमरान खान साहब ने इस मौके पर क्या कहा है, एक बार आप सुन लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मुझे 3 विकेट नजर आ रही हैं, 3। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ की खासियत पता क्या है, वो जब बूट देखता है वो पॉलिश करने शुरू कर देता है, और जितना बड़ा बूट उतनी अच्छी पॉलिश करता है वो। और तीसरी विकेट, बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ इस तीसरी विकेट की तरफ भी, और ये बीच वाली विकेट है, और इंशाल्लाह इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। असेंबली में वापसी का इशारा, फिर यू टर्न ले लिया, कप्तान की पॉलिसी में ठहराव नहीं आ रहा या है ही नहीं, वही बात बार बार। नबी ने इतनी लाइटली नहीं लेना चाहिए, यानी हम लोग जो तबसरा निगार हैं या तजिया निगार हैं, अगर सियासतदान आपको सब कुछ बता दें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उनकी एक फॉलोइंग होती है। और इमरान खान के गिर्द बहरहाल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर जैसे जहादीदा सियासतदान हैं, तो ये बड़ा, और पॉलिटिक्स जो है कोई ये नहीं होता, वो डे बाय डे चेंज होती है। और अभी किसी खुद एक बड़े सीनियर रहनुमा ने एतराफ किया था कि अब जो है पॉलिटिकल एजेंडा इमरान खान तय करते हैं। जो इमरान खान कहते हैं उसके रिएक्शन में फिर गवर्नमेंट आती है। आमतौर पे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हाथ में होता है। मुजाहिद साहब, बार बार यू टर्न लेना, अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेना, आप एक जानिब आप कह रहे हैं कि ये सियासत का पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, दूसरी जानिब आप ये भी बात कर रहे हैं कि ये अब आप समझते हैं कि ये खान साहब की स्ट्रैटेजी भी है, ये खास स्ट्रैटेजी के तहत ही करते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल हिकमत अमली के तहत करते हैं। और दूसरे ये कि आप इस पूरे सूरत हाल में जो एक खामोश इस्टेब्लिशमेंट है और उसको नजरअंदाज कर देती हैं, उनका क्या किरदार होता है। पाकिस्तान में पहले कहते थे वाशिंगटन के बगैर पावर नहीं आती, अब पाकिस्तान में जब तक एक इस्टेब्लिशमेंट, चाहे आप कितने ही पॉपुलर हों, इक़्तिदार को हटाने और गिराने में अहम किरदार अदा करती है। और बदकिस्मती से मैं जब इस्टेब्लिशमेंट का करता हूँ तो उसमें पिंडी भी है, जीएच पिंडी भी है, अपारा भी है, और हमारा शारा दस्तूर भी है। इनको बिल्कुल हम एक आइसोलेशन में करके पॉलिटिक्स को नहीं देखते। शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार में ऐसे ही आ गए, या पीडीएम या इमरान खान ऐसे ही निकाल दिए गए, तो ये जरूर पस मंजर में रखा करें कि जो भी पॉलिटिक्स जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे देख रहे हैं, इसमें वो किरदार भी अपनी जगह मौजूद हैं। नबिया, ठीक। अच्छा मुजाहिद साहब, खान साहब जो है वो इनडायरेक्ट गुफ्तगू करते हैं। पहले जिक्र किया गया मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का जिक्र किया गया, आप अपनी वो स्ट्रैटेजी का भी थोड़ा सा गोलमोल अंदाज अपना रहे हैं। कप्तान का मिडल स्टंप गिराने के इस्तेमाल का ऐलान और यॉकर का इस्तेमाल का ऐलान, तो ये जो यॉकर है ये क्या हो सकता है, किस तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब अभी? क्या ठीक है, मैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम बता दूं? मैं नहीं कह रही, मैं खान साहब की बात कर रही हूँ कि वो अक्सर इसी तरह से बात करते हैं। आप जो यॉकर के इस्तेमाल का ऐलान किया है वो क्या हो सकता है? अब देखिए, एक इमरान खान के अंदर से वो एक फितरी बात है आदमी में, उनके अंदर से खिलाड़ी तो कभी नहीं निकलेगा। मैं ऐसी बाउंसर कराऊंगा, यॉकर खेलूंगा, ये करूंगा, तो ये जो एक अंदर से, और एक जो उनमें जो एक आप देखें बड़ा माशाल्लाह जितने जो फिट हैं
तो उसके मुकाबले में आप जो मूव्स देखें शरीफों के और मौलाना के, वो जरा स्लो हैं। तो एक तो इमरान खान के अंदर से कप्तान नहीं निकलता, और वो बहरहाल वो उनकी स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है। और इमरान खान सारी दुनिया में इसलिए है कि खिलाड़ी है, तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं यॉर्कर का और विकेट उड़ाने का, तो इसको इन मानों में लिया करें कि वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अभी बाद लोग ये कहते हैं कि जी ये इमरान खान ने लोगों की जबान बिगाड़ दी, इमरान खान ने ये कर दिया। मुझे तो याद है भुट्टो साहब जो है वो खान अब्दुल कयूम खान जैसे आदमी को डबल बैरल खान कहा करते थे मुसलसल। एयर मार्शल अजहर खान के आदमी को आलू खां बार बार कहा करते थे। दौलताना जैसे पाए के आपके पंजाब से आदत को पता नहीं एक बार बेचारे को क्या कह दिया। अब अपने पीरजादा को सोना मुंडा कहते थे। बाद में शरीफों ने जो जबान इस्तेमाल की, अगर मैं उस पर आ जाऊं, जो अपने मुखालफीन के लिए, बेनजीर के लिए उन्होंने क्या नहीं करा। छोड़िए ना कि मैं बेनजीर से हाथ नहीं मिलाऊंगा क्योंकि राजीव गांधी से हाथ मिला। सियासतदान का, किसी सियासी लीडर का इस तरह से बात करना और फिर वो रवैया, वो रविश अवाम में चले जाना, इसकी मिसाल हमने कल रात लंदन में भी देखी मरियम औरंगजेब साहिबा के सामने, जहां पर लोगों का जो रवैया था मेरे ख्याल से वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, कतई इंप्रेसिव नहीं था। अगर कोई और लोग भी वहां पर मौजूद होंगे तो वो भी इस बात को मानेंगे, अग्री करेंगे। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब, टाइम की कमी थी अब इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना पड़ा है। ब्रेक की जाने बढ़ना है, हेडलाइन ब्रेक है प्रोग्राम में, इसके बाद प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, न्यू पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा अमरीका का दौरा किया, जहाँ उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के साथ साथ अहम बैनुल अक़वामी शख्सियात से मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म के इस दौरे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खूब तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि ये सरकारी दौरे पर अवामी वसाइल खर्च किए गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका पर आने वाले अखराजात के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो सामने आई हैं, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर करना लाजमी है। तो जनाब, इतलात ये सामने आ रही हैं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने दौरा अमरीका पर सरकारी खजाने से कोई खर्चा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने अपने और वफ्द में शामिल वुज़रा के अखराजात अपनी जेब से अदा किए, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब अब बगैर किसी सरकारी ओहदे के मुसलसल सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं, जबकि वो और उनकी पार्टी इसको अपना हक समझते हैं। बहरहाल वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपनी जेब से तमाम खर्चा करने का इकदाम यकीनन पूरी कौम के लिए बाइस फख्र है और सिया रहे थे। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ज़रा दिल थामिएगा आप भी, क्योंकि दुनियाई टेनिस पर राज करने वाले रॉजर फेडरर, कौन इनको नहीं जानता है और कितनी कंट्रीब्यूशन रही और कितना ज़्यादा एक नाम इन्होंने कमाया टेनिस की दुनिया में। तो रॉजर फेडरर ने टेनिस की दुनिया को अलविदा कह दिया है। आखिरी मैच के बाद उनके साथी खिलाड़ी राफेल नडाल भी रो पड़े, जज्बात पर काबू ना रख सके। फेडरर नम आंखों के साथ कोर्ट से रुखसत हुए। दुनिया टेनिस के अजीम खिलाड़ी, 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रॉजर फेडरर लिवर कप में आखिरी बार एक्शन में नजर आए और उनके हरीफ समझे जाने वाले राफेल नडाल उनके डबल्स के साथी के तौर पर मैच उन्होंने खेला। लिवर कप में नडाल और फेडरर की जोड़ी को टीम वर्ल्ड के जॉन सोक और फ्रांस स्टेफानो ने शिकस्त दी। मैच के इख्तिताम पर स्विस टेनिस स्टार फेडरर अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और कोर्ट में मौजूद अपनी बीवी, बच्चों और साथी खिलाड़ियों को गले लगाकर रो पड़े। स्पेन से ताल्लुक़ रखने वाले राफेल नडाल भी अपने साथी खिलाड़ी की रुखसत के मौके पर आप दीदा दिखाई दिए। ये वीडियो फुटेज आपके सामने है और बड़ी खूबसूरत वीडियो भी है, थोड़ी सी जज्बाती वीडियो भी है। प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और बड़े अफसोस के साथ ये खबर मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, एक के बाद एक वाकया है कि रूनुमा होता चला जा रहा है। शहर इक़्तिदार के बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े महलों से घरेलू तशद्दुद और कत्ल के
वाकयात सामने आ रहे हैं और ये वाकयात कौमी मीडिया की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अयाज अमीर साहब के साहबजादे के हाथों पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन बीवी के कत्ल के बाद एक बार फिर बड़े घरों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामला ज़ेरे बहस हैं और बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि ये वाक़या पेश आया। इस आदमी ने अपनी ही बीवी का कत्ल कर लिया। 3 माह की ये शादी थी, जिसके बाद कोई इंसिडेंट हुआ। जैसे कि मियाँ बीवी में छोटे मोटे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपनी बीवी को अपने ही घर में कत्ल कर दिया। नूर मुकद्दम का वाक़या हम तमाम लोगों के सामने, अभी हम उसी वाक़े से बाहर नहीं निकल पाए। नूर मुकद्दम का जो एक हौलनाक इंसिडेंट था, ज़ाहिर जाफ़र वाला जो केस पूरा इंसिडेंट है, अभी हम उससे बाहर नहीं निकल पाए कि ये एक और इंसिडेंट रूनुमा हो चुका है। थैंक्स टू सोशल मीडिया और आज का दौर 2022 जहां पर इस तरह के जो हैवान हैं वो बच के अब कहीं जा नहीं पाएंगे। ये बात मेरे ख्याल से सोचने की ज़रूरत है। गुनाह करने वाला जो मुजरिम है, जो मुल्जिम है, वो भी ये सोच ले कि अगर अब के दौर में ऐसी ही कोई घिनौनी हरकत की तो वो पकड़ा तो जाएगा, देर सवेर ही सही। इस केस में आगे क्या होता है ये देखना बाकी है, लेकिन बहरहाल बहुत ही ब्रूटली मर्डर किया गया, बहुत ही हैवानियत का मुजाहिरा किया गया। आई मस्ट से सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रही हैं इस शख्स की और सारा की शादी की, वो जिन लोगों ने देखी, बहुत इमोशनल और बहुत ही जज्बाती आई एम श्योर हम तमाम लोग हुए। और कब तक हमारी बेटियां जो हैं वो ऐसे दरिंदों की, ऐसे हैवानों की उनका शिकार बनती रहेंगी। और ये भी एक बहुत ही अफसोसनाक बहरहाल इंसिडेंट है। इसी हवाले से बात भी करेंगे, मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम को अभी आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करेंगे हमारे स्टार्स के हवाले से। हम अवार्ड एज़ वी ऑल नो के जारी है इस वक्त कनाडा में, और बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के जो फ़नकार हैं, जो अदाकार हैं, हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, जिनको हम टीवी ड्रामाज में देखते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, वो पहुंचे हुए हैं अवार्ड सेरेमनी के लिए, तकरीब के लिए कनाडा में इस वक्त। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान की सूरत हाल की, सो वी ऑल नो, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी इसका थोड़ा सा तस्करा किया था कि हम सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल जिस तरह की है, एंजेलिना जॉली, मुफ्ती मेंग, तुर्क अदाकार जलाल आल और बहुत सारे दीगर लोगों ने पाकिस्तान का दौरा किया, और वहीं पर जो हमारे पाकिस्तानी फ़नकार हैं वो अपने ही मुल्क में सैलाब मुतासरीन की मदद करते तो कहीं पर नज़र नहीं आए, सिवाय अदाकारा गुलकारा हदीका कियानी के सिवाय सिर्फ वो वहाँ पर पहुँची। उसके अलावा कोई हमारे मुल्क का फ़नकार बज़ाते खुद सैलाब ज़दा इलाकों में नहीं गया, लेकिन सारे ये फ़नकार कनाडा चले गए। सैलाब के दौरान ही कनाडा में ये तमाम लोग मौजूद हैं और अवार्ड शो जारी है, मुनक़िद हुआ, जिसके खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फ़नकारों को भी खासी तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसी तनकीद और आवाम के सवालात पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी ताहिर सरवर मीर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। क्या आप इसको कहेंगे, बेहिसी कहेंगे या क्या कहेंगे आप? देखिए नबीहा, ये इनसेंसिबिलिटी है और पाकिस्तान का शोबिज़ अभी उसी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हुआ। और आप जैसा कि जिक्र कर रही थी एंजेलिना जूली, और एंजेलिना जूली पहली दफ़ा नहीं आई, वो हमेशा हमारे जो मसाइल होते हैं, हमारे दुख होते हैं, और वो नुमाइंदा बन के और फरिश्ता बन के वो आती हैं हमेशा। और हमने और हमारे फनकारों ने उनसे ये भी नहीं सीखा। हालांकि देखिए कि ये फिल्म और शोबिज़ और सारा फैशन जो है ये वेस्ट की तरफ से आया है। पाकिस्तान ने ना कैमरा इजाद किया है, ना शोबिज़ इजाद किया है, ना ही कोई और ट्रेडिशन है हमारी इस हवाले से आर्ट एंड कल्चर की, अगर मॉडर्न शोबिज़ की बात की जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि ये हमारे मैं ये जितना जिक्र करना होगा हमें इन फनकारों का जो वहां चले गए हैं, और हमें मैनेजमेंट का भी करना चाहिए। जो सीनियर लोग हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा सुल्ताना सदीकी का और मोमना दरेद और उस ग्रुप का, कि उन्हें ये चाहिए था, उन्हें इस सेंसिबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए था कि ये पाकिस्तान का शदीद तरीन सैलाब है। और देखिए माजी में इस तरह की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि हमें याद है कि 1974 में भुट्टो साहब का दौर था, बहुत बड़े सैलाब का सामना था पाकिस्तान को। सही। और सारी फिल्म इंडस्ट्री जिसको लीड किया था मोहम्मद अली, ज़ेबा, वहीद बरात, शाहिद, रानी बेगम,
इसी तरह बाबरा शरीफ, शमीम मारा, मुस्तफ़ा कुरैशी, मनव्वर ज़रीफ, ये सारा उस वक्त जितना भी मीडिया था उसने कवर भी किया था। ये लोग जाते थे, सैलाब ज़दगान से मिलते थे, उन इलाकों में गए थे और उन्होंने अपनी बसात के मुताबिक जो है वो फंड्स इकट्ठे किए। सही। अब रात को अमेरिका से मीरा का फोन था, अदाकारा मीरा का। अच्छा। और वो मुझे याद दिला रही थी कि 1905 में जब मलेशिया और इंडिया का सैलाब आया था तो वहां सुनील दत्त कल्चरल और स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो हम यहाँ से, जिसमें मोहम्मद राना था और लोग थे, उमर शरीफ थे और लोग थे, वो गए थे हमसाया मुल्क यानी भारत और मलेशिया के टेलीथॉन। होना तो ये चाहिए था कि अवार्ड फंक्शन से पहले अवार्ड फंक्शन तो कैंसिल ही किया जाना चाहिए था, जैसे आप कह रही हैं और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं, टेलीथॉन्स होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि ना तो यहाँ क्रिकेट मनसूख की गई है हमारे यहाँ और ना ही कोई और इवेंट किया गया है। सियासी लीडरान भी, अब इमरान खान साहब ने भी 41 जलसे किए हैं, लेकिन उन्होंने टेलीथॉन भी किए हैं और पैसे फंड्स इकट्ठे किए हैं। हमारे फनकारों में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो सेंसिबिलिटी नहीं आई, वो जिम्मेदाराना ना इन्हें सोसाइटी ने उस तरह से माना है, एक्सेप्ट किया है, और ना ही फनकारों ने अपनी कोई जिम्मेदारी एक्सेप्ट किया जी। आपने बिल्कुल एक एक बात आपने बजा फरमाई। अच्छा, यहाँ पर दुख की बात यह है कि सितारों के जो एजाज में जो डिनर की तकरीब बाद में रखी गई उसको फिर चैरिटी डिनर का नाम दे दिया गया। इज इट इनफ? मेरे ख्याल से तो अगर एक एक हमारे जो स्टार्स हैं अगर वो किसी शॉपिंग मॉल में भी चले जाएं और उनके जितने चाहने वाले हैं तो वो एक शॉपिंग मॉल में एक शहर में ही एक स्टार मेरे ख्याल से अच्छी खासी सर डोनेशन जमा कर सकता है। लोग उनके फेस को, उनके प्यार को जितना उनको सराहते हैं मेरे ख्याल से उनको जरूर डोनेट करेंगे, लेकिन ऐसी कोशिश, ऐसी काविश बज़ाहिरी तौर पर नहीं की गई। और अब जो ये डिनर किया गया उसको चैरिटी डिनर का नाम दे दिया गया, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये पहले तो ये सिलसिला था ही नहीं। जब सोशल मीडिया पे और आप जैसे लोगों ने आवाज उठाई है तो उसके बाद इस फंक्शन में कुछ जो है इस तरह सी बात की गई है कि हम फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जिस तरह से पहले इन्हें एजेंडा अनाउंस किया करना चाहिए था, अगर इनके जहन में ये बात थी कि ये फंड सैलाब विक्टिम्स के लिए फंड रेजिंग करेंगे या इनका कोई इरादा है, तो ये पहले अनाउंस होना चाहिए था। लेकिन अगर फर्ज करें बाद में भी अनाउंस हुआ है तो वो स्पिरिट जो है नजर नहीं आई। वो प्रोग्राम का जो पूरा हमने देखा है उसमें भी उस तरह से उसका जिक्र नहीं किया गया। और इस तरह के मौकों में बहुत मिसालें हैं, बहुत मिसालें हैं। हमसाया मुल्क इंडिया में मिसाल है, पाकिस्तान में मिसाल है। पाकिस्तान में पीछे जब जल्जला आया था 2005 में तो उस वक्त टेलीथॉन हुई थी, फनकारों ने हिस्सा लिया था। अब आप हदीका कियानी का जो जिक्र कर रही हैं उसमें रेशम को भी शामिल कीजिए। रेशम भी गई हैं और खुद से वो सारे जो भी वो ले जा सकी हैं। मैं कल वीडियोस देख रही थी, आई एम श्योर आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। बहुत महंगे महंगे लिबास पहने गए हैं जिनकी कॉस्ट की अगर बात की जाए तो वो लाखों रुपए के लिबास हैं जो हमारी एक्ट्रेसेस ने पहने हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी सर आंखों पर हमें बड़ी मोहब्बत है उनसे और सब बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। लेकिन ये सोचने का वक्त है मेरे ख्याल से कि ये सारी चीज़ें सैलाब मुतासरीन तक गए। टिकट की बात की जाए, लिबास की बात की जाए, अवार्ड फंक्शन की अरेंजमेंट की बात की जाए, सारी स्पेंडिंग की बात की जाए, तो आप सोचें कि कितनी अच्छी एक अमाउंट बन सकती है जिससे किसी का घर आबाद, कितनों का घर आबाद हो सकता था। ये मेरा ख्याल है ये अब शायद ये जो आप कह रही हैं और मीडिया में आवाज उठाई जा रही है और सोशल मीडिया में ये लोग करेंगे भी। लेकिन नबीहा, इससे पहले हमें ये भी सोचना चाहिए कि सोसाइटी में पूरे पेंडेमिक 2 साल में यहाँ कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। पाकिस्तान में ये भी सूरत हाल नजर में रहनी चाहिए कि 25 करोड़ की आबादी है। अब कहा जा रहा है कि 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है और हमारे यहाँ सिनेमास जो हैं वो स्क्रीन जो है वो 80 हैं और वो भी महदूद हो रही हैं। और ये जो इन्होंने भाग दौड़ करके और मुकाबला की फजा में जो थोड़ा बहुत शोबिज क्रिएट किया है, ये भी हमारी नजर में रहना चाहिए कि ये हमारी सोसाइटी में शोबिज को और खासतौर पे सिनेमा को
ड्रामे में तो फिर थोड़ी सी रौनक और कारोबार नजर आता है, शर्मा तो बिल्कुल इग्नोर्ड है। तो ये सूरत हाल है, लेकिन ये हमें इस बात की बहरहाल इजाजत नहीं देता कि हम अपने मुल्क में जब इतना बड़ा उसका स्पेक्ट्रम हो, इतना बड़ा वॉल्यूम हो सैलाब का, और लाखों लोग बेघर हैं, 35 लाख तो एनिमल्स कहा जा रहा है, उसकी रिपोर्ट की जा रही है कि वो मर गए हैं। बिल्कुल। इसमें फनकारों को महंगे कपड़े वो सिलवाएं, लेकिन वो मौका महल देखें कि इस वक्त जो है सारी दुनिया की नजर है पाकिस्तान के वजीर आजम और हमारे मुख्तलिफ डेलीगेशन जो है वो जाके इमदाद की अपील कर रहे हैं, और पाकिस्तान को आफतज़दा इलाका करार दिया गया है। इसमें हमारे फनकारों का ऐसा रवैया जो है वो यकीनन दुखी कर रहा है, और इनके जो स्टारडम है, अवाम के आप देखें इस बात काफी हर्ट हुए हैं, उनको काफी तकलीफ पहुंची है। आई गेस अगर हम सोशल मीडिया पे लोगों का भी एक वो देखें ना, रिस्पांस देखें तो वो काफी हर्ट हुए हैं इससे। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये अब तो देखिए गैजेट्स हैं, हर शख्स के पास हाथ में आला है, गैजेट है, वो इजहार कर सकता है। अच्छा, होना क्या चाहिए था ताहिर सरवर मीर साहब, क्या होना क्या चाहिए था, क्या आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि मैंने ये पहले भी अर्ज किया, बात दोबारा मैं आपको अर्ज कर देता हूँ कि ये टेलीथॉन का मौका था, टेलीथॉन होती, हेल्पलाइन टेलीथॉन होती, ये सारे मिलके ये जो ग्रुप है इसको ये चाहिए था, इनको ये चाहिए था कि ये सारे इस फंक्शन को, इस अपनी अवार्ड तकरीब को। टेलीथॉन की बात कर रहे हैं, आप तो बहुत आगे चले गए हैं, आगे की आप बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे जितने भी एक्टर्स हो गए, माहिरा खान, आतिफ असलम, शान, जो कि बहुत बोलते भी हैं, बहुत वोकल भी होते हैं अक्सर ट्विटर पर, सियासी जो गहमा गहमी चल रही होती है, जो मामला चल रहे होते हैं, सब लोग अपना वर्डिक्ट दे रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन सैलाब के मामले पे हमने देखा हमारी पाकिस्तान की जितनी टॉप सेलिब्रिटीज हैं वो जैसे कि गायब ही हो गए, मंजर आम से ही नजर ही नहीं आए, बिल्कुल गायब हो चुके। अब देखिए ये एक फैक्टर जो है, ये जिसकी आप बात कर रही हैं, ये ह्यूमन एंगल से के साथ साथ पॉलिटिकल एंगल भी है। ये फनकार जो है बहुत ज्यादा इस वक्त जो है इनमें बाइफर्केशन भी है, सियासी बाइफर्केशन है, और ज्यादा जो आर्टिस्ट हैं जो मीडिया में आके सामने बात करते हैं वो पीटीआई से उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और पीटीआई के प्लेटफॉर्म, सॉरी टू से, पाकिस्तान पीटीआई का या मुस्लिम लीग नून का नहीं है, ये तो पाकिस्तानियों का पाकिस्तान है ना। यहाँ पे तो ये बात मतलब कि सैनिटी की है, अकल की बात है, सोचने की बात है। देखिए ये तो आप अब फरमा रही है ना जी, पाकिस्तान तो यकीनन जाहिर है पाकिस्तानियों का है, इसमें पीटीआई का भी रोल है, सब सियासी जमातों का रोल है, और जो सियासत में नहीं है वो भी पाकिस्तानी है। लेकिन यहाँ बहुत शदीद बाइफर्केशन है हमारी सोसाइटी में, और पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा शदीद एक दूसरे को कुफार कहा जा रहा है, और एक दूसरे को एक अरसे से गाली भी दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हुआ है कि इस जो फनकारों का जो खास तौर पे पर्टिकुलर जिन्होंने अवार्ड करवाया है, उनको ये सोचना चाहिए था। ये लक्स अवार्ड अभी उसको पोस्टपोन भी किया गया है, लक्स अवार्ड की डेट्स थी, लक्स अवार्ड को पोस्टपोन किया गया है। हम अवार्ड ने ये सेंसिबिलिटी महसूस नहीं की, उनको यकीनन ये एहसास होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, उसका मदावा करना चाहिए, नहीं तो ये यकीन जानिए कि ये उनका कारोबार भी इफेक्ट करेगा, और जो फनकार वहां ये इस तकरीब में शद्दोमत से शिरकत कर रहे हैं उनके स्टारडम को भी बट्टा लगेगा, मेरा ख्याल ये। अच्छा, बड़ी स्टार्टिंग में बहुत तनकीद सुनने को मिली मीडिया हाउसेस के हवाले से सियासतदानों को कि सियासतदान अपनी सियासत में लगे रहे। मीडिया ने बहुत देर से कवरेज की जब सैलाब इतनी तबाही मचा चुका था, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट था मेरे ख्याल से। अवाम का जो ये रद्द अमल था ये दुरुस्त था। अगर मीडिया ने लेट कवरेज की और अगर सियासतदान अपनी सियासत में मसरूफ़ अमल थे या सियासत कुर्सी की सियासत कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये तनकीद मेरे ख्याल से हमें अपने भी गिरेबान में झांकना पड़ेगा, गिरेबान में देखना होगा कि हम हर चीज का ब्लेम अपने हुक्मरानों पर नहीं कर सकते हैं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपने और मैंने क्या किया। ट्विटर पर जाकर एक ट्वीट लिख देना किसी स्टार की जानिब से बड़ा आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल या इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो वो तो हमने देख लिया कि सब कनाडा की फ्लाइट लिए और वहां पर चले गए।
देखिए, ये जिस तरह से शोबिज और जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री है या शोबिज है और सियासत है, पाकिस्तान का मीडिया भी बिल्कुल उससे अलग नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया को भी बहुत ज़रूरत है और उस पर तो संजीदा लोगों का कहना है कि जो ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये एक नॉन सीरियस एक्टिविटी है और ये उस तरह से मसाइल पे, इश्यूज पे और सियासत पे ये उस तरह से अहाता नहीं करता। उसके गिर्द ना तो हाशिया खींचता है और ना ही उसका हल सजेस्ट कर रहा होता है। पाकिस्तानी जिस तरह से पाकिस्तान का सियासत बेहिस है और दूसरे अदारे, मैं ये कहूंगा सिर्फ सियासतदानों को ये ब्लेम नहीं दूंगा, पूरी सोसाइटी जो है पाकिस्तान, उसमें मीडिया भी है, सहाफ़ी भी है, शोबिज भी है, सियासतदान भी है और दूसरे हमारे अदारे भी हैं। इनको किसी को भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता और किसी को भी बाइज्जत, मैं समझता हूं कि बाइज्जत करार नहीं दिया जा सकता इस हवाले से कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, किसी ने भी नहीं। मैं आपसे 100% जो है इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया भी बहुत दफा ये होता है कि वो अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर रहा होता जो बुनियादी तौर पे प्रिंसिपल है या उसका हक है। और ये हमें सबको, और इससे पहले ये देखिए, सैलाब आने की वजूहात है। सैलाब इसको वो नेचुरल एक डिजास्टर तो कहा जाता है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से कि ये सब कुछ जो इस वक्त हो रहा है यहाँ पर, अगर हम सियासतदानों की बात करें, मीडिया की बात करें, अपने एक्टर्स की बात करें, स्टार्स की बात करें, आम इंसान की भी बात करें यहाँ पे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉलिटिक्स से, मीडिया से, इंडस्ट्री से, हमें बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है अपने आप के साथ। और मेरे ख्याल से कि जब हमारे मुल्क का हर शख्स अपने आप से ऑनेस्ट हो जाएगा तो हमारी सोसाइटी के, हमारे माशरे के, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो डेफिनेटली बदलेंगे। तनकीद बराए तनकीद हमेशा नहीं चलती, सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ता है, ऑनेस्ट होना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक, नियो पाकिस्तान में खुशामदीद। और किचन के सेगमेंट के जाने बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रा टीम प्ले करें वीडियो और ज़रा हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी, प्ले कर दें वीडियो जी। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक इंसानों और पालतू जानवरों के दरमियान ताल्लुक ऑब्वियसली सदियों से कायम है और बाज़ औक़ात जो पालतू जानवर होते हैं वो एक्टिंग भी करते हैं, शरारतें भी करते हैं, मूड्स भी दिखाते हैं। तो गैस कर पाना मुश्किल हो जाता है समटाइम कि अभी ये वाकई पेन में है या मूड दिखा रहा है या एक्ट कर रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कि सड़क किनारे एक कुत्ता जो कि मौजूद है वो भूखा है, हम देख सकते हैं, और लंगड़ा कर सड़क को क्रॉस कर रहा है। और जैसे ही रोटी उसके मुंह में आती है, ब्रेड वो लेते हैं, तो वो बिल्कुल शायद अपनी तकलीफ भी भूल गया है या क्या हुआ है, जैसे उसको अपनी पेन फील ही नहीं हुई और उसके बाद वो रोटी लेके चला जाता है। सो यही एक मैसेज भी है कि जब इंसान तकलीफ़ में होता है और उसकी तकलीफ़ का उसको हल मिल जाता है, जैसे भूखा कुत्ता है उसको खाना मिल गया तो वो अपनी तकलीफ़, एक्चुअल तकलीफ़ जो है वो भूल गए। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है ये खासी वायरल भी है। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब लिए चलते हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में, जहाँ पर आई एम श्योर आज कुछ मीठा बन रहा है। क्या बन रहा है ये आपको शेफ हुमा ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नबिया, और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और रूह अफ़ज़ा के किचन में जी स्टार्ट है वीक का, तो जब स्टार्ट करना है तो अच्छे तरीके से खुशगवार और मीठा भी वो जो रूह अफ़ज़ा से बने और जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, उसके सारे खाली सरकियात जो फलों के और सब्जियों के हैं उसमें मौजूद हैं। और चीनी की बजाय जब आपके पास होंगे खाली सरकियात से बने हुए डिज़र्ट और मशरूब तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद है जी। रूह अफ़ज़ा होता है, जैसे स्कूल से आना है बच्चों ने, हर किसी का प्याज का हलवा बिल्कुल। और जब उससे हम डिफरेंट किस्म की जो है ड्रिंक्स बना सकते हैं, डिजर्ट्स बना सकते हैं,
तो वो तो और भी रिफ्रेशिंग हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज जो है मैं एक ड्रिंक बना रही हूँ और एक हमारी बड़ी फेवरेट ड्रिंक होती है, एक दो ड्रिंक्स जो जब भी हम रेस्टोरेंट में जाएं तो जरूर ऑर्डर करते हैं, उनमें से एक ड्रिंक है जी पीना कोलाडा। तो आज रूह अफ़ज़ा पीना कोलाडा बन रहा है। और पीना कोलाडा के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए सबसे पहले तो जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है रूह अफ़ज़ा वो होगा। उसके साथ कोकोनट जो है क्रीम वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में पाइनएप्पल यूज कर रही हूँ और पाइनएप्पल जूस यूज कर रही हूँ। कोकोनट मिल्क नहीं कहीं पर ऐड होगा? कोकोनट क्रीम यूज कर रही हूँ मैं। कोकोनट क्रीम मोस्टली जो है कोकोनट जो है क्रश्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा इसको फिजी करके और अच्छा सा चिल्ड करके थोड़ा जब हम रूह अफ़ज़ा के साथ कोई भी ड्रिंक बनाते हैं ना तो नबिया वो बहुत ही मजे का हो जाता है। बहुत खूब। ठीक है, क्या क्या चाहिए हुमा? मैंने 2 ग्लासेस बना के रख लिया क्योंकि शोर हो जाता है, थोड़ा लाइफ में मुश्किल होता है ब्लेंडर चलाना। तो जग में जी सबसे पहले आपने ले लेना है पाइनएप्पल जूस। ओके, बिल्कुल। और कोई सा भी आप टेट्रा पैक में जो हो मौजूद वो ले लीजिए, पाइनएप्पल जूस ले लीजिए। उसके बाद जो है पाइनएप्पल फ्रेश भी बिल्कुल, ताकि जो है थोड़ा सा चंकी सा और फिजी सा जब हमें ठंडा ठंडा सर्व होगा ना रूह अफ़ज़ा के टेस्ट के साथ तो ये बहुत ही मजे का लगेगा। थोड़ा सा पाइनएप्पल मैं रख रही हूँ ताकि जो बाकी के ग्लासेस हैं वो मैं गार्निश कर सकूँ। उसके साथ जो है कोकोनट क्रीम वो यूज करूंगी। ठीक। और थोड़ा तकरीबन कितने जूस में आपने कितनी क्रीम ऐड की है? मेरे पास ये था आधा लीटर से ज्यादा था और ऑलमोस्ट 1 कप के करीब जो है मैंने कोकोनट क्रीम यूज किया है। इसके साथ जो है फ्रेश क्रीम जो पैक में मिलती है आप वो यूज कर सकते हैं। ये ½ कप के करीब ये इस्तेमाल करूंगी। ओके, अच्छा जी। उसके बाद हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है रूह अफ़ज़ा, ये जो बच्चों और बड़ों सबको बहुत पसंद है जी, हमारी फेवरेट मशरूब है। और बस इसको ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल, इसको ब्लेंड करना है, लेकिन ड्रिंक रेडी है। लेकिन इसको अच्छे से चिल करके हमने सर्व करना है ताकि जो है अच्छे से रिफ्रेशिंग लगे। बिल्कुल रिफ्रेशिंग लगे। गर्मी है तो और जाती हुई गर्मी है और वो अच्छा नबिया जब सीजन चेंज हो रहा होता है ना ऑल्दो थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए आपको, लेकिन बहुत मजे की लगती है ऐसे मशरूब। इसको चिल करें और जो नाज़रीन है वो इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा। हुमा, थैंक यू सो मच, रेसिपी आपने शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान।